हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एज स्टडीज में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमने साइंस से लिया फ्रेंड्स। साइंस से ओके, साइंस का ये चैप्टर 10 है फ्रेंड्स। कौन सा चैप्टर है? 10 फ्रेंड्स। चैप्टर 10 पढ़ने के बाद ना आपका जो दुनिया आप जैसे देखते हैं ना, अब आप उसको बदल देंगे। आप कुछ अलग ही तरीके से अपनी दुनिया को देखने लगेंगे। जो भी आप एक्टिविटीज दिन में करते हैं वो आपको फिर अलग ही लगने लगेंगी। जैसे हम कोई भी चीज को, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी टेबल से पेन गिर गया, वो पेन नीचे ही क्यों गिरा, तो अब इन सब के आंसर्स जैसे ही पेन गिरेगा ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये चैप्टर है क्या, इसका नाम क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो ये चैप्टर है ग्रेविटेशन फ्रेंड्स। ग्रेविटेशन, इस चैप्टर में हम टोटली न्यूटन लॉस पढ़ेंगे। मतलब न्यूटन लॉस तो हमने 9 चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है। इसमें हम आइजैक न्यूटन की चीजें पढ़ेंगे। ये इमेज आप देखिए, आइजैक न्यूटन यही ऐसे जीनियस जिनने हमें ये सारी चीजें बताई है कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, और ऐसा कोई फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिस कारण एक दूसरे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फोर्स से, और ये डिपेंड है मास के ऊपर, इनका वेट कितना है, ठीक है। ये इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना चालू करते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर को अब हम पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ग्रेविटेशन चैप्टर के पढ़ने के पहले, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं जो आपने शायद पहले सुनी हो, ओके, या फिर ना भी सुनी हो तो आज तो सुनने वाले हैं, ओके। अब फ्रेंड्स आप ये सारी चीजों को हटा के आप एक चीज देखिए, आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए मुझे। एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे हमारे एक आदमी बैठा है जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है फ्रेंड्स? आइजैक न्यूटन। ये इमेज है फ्रेंड्स 1665 की। ये इमेज है 1665 की फ्रेंड्स। मतलब ये जो घटना घटी है ये 1665 में घटी है। फ्रेंड्स क्या हुआ है, सर्टेनली ये बुक पढ़ रहे थे और एप्पल ट्री से, जो एप्पल ट्री है उससे एक एप्पल गिरा और न्यूटन बाबा के सिर पे लगा, ठीक है। ये घटना बहुत ही नॉर्मल है भाई। जैसे आप कभी भी पार्क में गए होंगे तो या तो पत्ता आपके ऊपर गिर गया, या तो एप्पल या फिर फ्रूट्स कोई गिर गया हो आपके ऊपर, या तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है। इससे पहले भी लाखों करोड़ों लोगों ने ये सारी चीज नोटिस की होगी। तो फ्रेंड्स ये चीज तो सिंपल है, एप्पल गिरना तो सिंपल है, पर ये जो आदमी बैठा है ना ये सिंपल नहीं, ये बहुत ही बड़ा जीनियस है, ठीक है, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट निकला। तो फ्रेंड्स ने एक चीज बताई कि कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरती है, ये ऊपर क्यों नहीं जाती, या फिर राइट में क्यों नहीं जाती, लेफ्ट में क्यों नहीं जाती, ठीक है। फ्रेंड्स ये नीचे ही क्यों गिरती है? तो अर्थ जो है फ्रेंड्स, हमारी अर्थ जो है वो इस एप्पल पे फोर्स लगा रही है फ्रेंड्स, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिस कारण जैसे ही एप्पल गिरा तो वो अर्थ में गिरा, चिपक गया अर्थ से, लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये ऊपर नहीं गया, ये अर्थ में गिर गया फ्रेंड्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो फ्रेंड्स ये एप्पल बस में नहीं लग रहा है, और भी बहुत सारी चीजों में लग रहा है। और फ्रेंड्स इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो अर्थ तो एप्पल में अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है जिस कारण एप्पल अर्थ से चिपक गया। तो क्या फ्रेंड्स एप्पल भी अर्थ में फोर्स लगा रहा होगा? फ्रेंड्स एप्पल भी अर्थ में फोर्स लगा रहा होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये एप्पल है, ये अर्थ है, एप्पल भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं चिपक गई एप्पल से, एप्पल ही क्यों नीचे गिर रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट है मास के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया वेट, एप्पल का और अर्थ का वेट में जमीन और आसमान का भी आसमान का अंतर है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो अब हम इन सबको पहले हटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर टॉपिक इज व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज
ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशन क्या है अब हम जान लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे ये डेफिनेशन, द फोर्स, फ्रेंड्स ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपको पहले बताया, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब जैसे इस डेफिनेशन पे ये पूरा चैप्टर बेस है, तो मैं आपको अब पूरा चैप्टर इस डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए अपनी स्क्रीन में ये दो ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम नाम दे देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ए, इस ऑब्जेक्ट को बी, ठीक है। अब ए ऑब्जेक्ट का मास है m और बी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, ठीक है। फ्रेंड्स ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम d ले लेंगे, ठीक है। और बल्कि d, हाँ ठीक, d ले लिया, पर फॉर्मूले में हम t² लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊं, जो ये a है, ऑब्जेक्ट a है, ये बी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने ओर खींच रहा है, और ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये ए ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है किसी वेट से, ठीक है। अब इसका वेट कितना है ये मैं नहीं बता रहा हूं, वेट कुछ भी हो, जैसे तो भी मैं बता देता हूं, इसका वेट 1 किलो है, इसका वेट 2 किलो है, ठीक है। तो अब इनका वेट तो बहुत कम है, इसलिए ये चिपक नहीं रहे हैं जैसे अर्थ से एप्पल चिपकता है फ्रेंड्स, ये चिपक नहीं रहे हैं, ठीक है, पर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें लग रहा है फ्रेंड्स, लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है पर ये चिपक नहीं रहे हैं, तो इनका वेट कम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको ये बताया। अब फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज में लग रहा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कोई भी चीज आसपास रखी है, जैसे मेरे पीछे ये जो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ब्लैक की स्क्रीन, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही, पर मैं इससे चिपक नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम दोनों का मास जो है वो कम है। इससे ज्यादा फोर्स है तो हमें अर्थ अट्रैक्ट करे हुई है, नहीं तो हम उड़ने लगते दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी गैलेक्सी में जब हम अर्थ के ऊपर वहां पर जाते गैलेक्सी में, तब साइंटिस्ट लोग उड़ने लगते, मून में उड़ने लगते फ्रेंड्स। हम क्यों नहीं उड़ते यार, मजा आती बढ़िया, उड़ उड़ के कोचिंग चले जाते, उड़ उड़ के स्कूल चले जाते, है ना। फर्क फ्रेंड्स ये कारण है कि ग्रेविटेशन वहां नहीं है, ग्रेविटेशन यहाँ है। ग्रेविटेशन यहाँ है इसलिए हम चिपके हुए हैं, और वहां ग्रेविटेशन नहीं है तो वहां पे उड़ रहे हैं, ठीक है। वो तो अपने भाग्य की बात है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ग्रेविटेशन की, हमने डेफिनेशन देखी। अब फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे ये सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सोलर सिस्टम की आप इमेज देख रहे होंगे, इसमें फ्रेंड्स जो ये सन है, सन, इसके जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये चक्कर लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सन चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ चक्कर लगा रही है सन के, ठीक है। अब फ्रेंड्स अर्थ जो है, सॉरी मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये गोल गोल ही क्यों घूम रहे हैं भाई, सीधे सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इनमें भी एक फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर में आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स में। तो फ्रेंड्स ये लोग गोल गोल ही क्यों घूम रहे हैं, सीधे क्यों नहीं जा रहे? तो ये इसके पीछे भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना फोर्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ओके। बिना फोर्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अब आप जैसे, हाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं तो पेरेंट्स आपको फोर्स लगा रहे हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फोर्स नहीं लगाए तो आप बढ़िया खेले पड़े हो, ठीक है। तो बिना फोर्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे ये है गोल गोल घूम रहे हैं तो इसका भी रीजन है, और ये सब हम चीजें नहीं सोचते हैं, और जो सोचता है वो साइंटिस्ट बन जाता है, ठीक है। यही हम पे और एक जीनियस पे अंतर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो फोर्स लग रहा है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है हम ये देख लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रेंड्स कोई भी बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, एक पॉइंट से सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रही है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आप बढ़िया गए,
अपने छत में या रूम में, ठीक है, रूम में आपने एक बॉल को अपनी रस्सी से बांध लिया, ठीक है। अब आप घुमाए पड़े उसको, घुमाए पड़े घुमाए पड़े घुमाए पड़े घुमाए पड़े, बहुत तेज तेज घुमा लिया उसको, उसकी बहुत स्पीड हो गई, वो अपने ऊपर देखा तो बॉल ही नहीं दिख रही भाई, कोई चीज घूम बस रही है। अब उसको घुमाए पड़े और सडनली रस्सी टूट गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब रस्सी भी कैसी जगह टूटी, जहां पे मिरर है अपना, ठीक है, मिरर है। अब वहीं पे मम्मी कंघी कर रही हैं, पहले मम्मी के सिर में लगा, उसके बाद मिरर में लगा, मिरर टूट गया, फिर आपको 5-6 झापड़ मारे, ठीक है। ये तो स्टोरी हो गई फ्रेंड्स। पर वो जिस डायरेक्शन में टूटी, पहले तो वो गोल गोल घूम रही थी। क्यों घूम रही थी वो गोल गोल? क्योंकि वो एक एक्सिस से घूम रही थी, एक पॉइंट है बीच में जिसके वो सर्कल लगा रही थी फ्रेंड्स, ठीक है, सर्कल में ये घूम रही थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। पर जैसे ही रस्सी टूटी तो क्या फिर भी वो गोल गोल घूमेगी? नहीं, क्योंकि उसका पॉइंट ही टूट गया, जहां से वो घूम रही थी फ्रेंड्स वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। जैसे यहां, जैसे मैं ये घुमा रहा हूं तो बॉल यहां पे है, या अगर यहां से टूटी बॉल तो वो इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं ना, तो यहां पे टूटी तो ऐसे चली जाएगी, यहां पे टूटी तो ऐसे चली जाएगी, वहां पे टूटी तो ऐसे चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें लग रहा है। अब फ्रेंड्स ये बात तो रही रस्सी की। सन है फ्रेंड्स, सन, उसके जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं हमारे सोलर, मतलब हमारे प्लैनेट्स जो चक्कर लगा रहे हैं उनमें कोई रस्सी नहीं बंधी फ्रेंड्स। सन नहीं उसको ऐसे से घुमा रहा है, नहीं, उसमें फोर्स तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, पर रस्सी से नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है पर रस्सी नहीं है, तो घूम कैसे रहे हैं? बस फोर्स लग रहा है इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो घूम रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता तो ये सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में चलती। कैसे चलती? सन आगे, मरकुरी, वीनस, अर्थ, लाइन वाइज लाइन आ रहे हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं प्रेयर टाइम पे लाइन वाइज लाइन, वैसे हो जाते सन, फिर मरकुरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, लाइक दैट। ओके, मतलब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगता तो सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में चलती। अब आप समझ रहे होंगे कितनी इंटरेस्टिंग बात है भाई, सब लोग स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, फिर समझ गए? यही था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने क्या जाना कि कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, और क्यों घूमती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। और कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है एक दूसरे से तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दो फोर्स हमारे पास आ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा, यही सारी चीज हमें आगे पढ़नी है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाम से ही आपको लग रहा होगा काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसे तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, तो यूनिवर्सल क्यों ऐड करा? इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है फ्रेंड्स। क्या लॉजिक है? कई लोग आपको क्या बताएंगे कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कहते हैं, पर उसको अट्रैक्टिंग बनाने के लिए यूनिवर्सल ऐड कर दिया, बट इट इज नॉट अ रियल थिंग, ठीक है। ये एक सही रीजन नहीं है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, पर यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पूरे यूनिवर्स में चले जाइए तो आपको ये वाला लॉ मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह लागू होते ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसमें हमें क्या पढ़ना, हम ये देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स कि एवरी ऑब्जेक्ट, हमें पहले ये सब पता है पर हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है किसी और ऑब्जेक्ट को, चाहे फिर वो आपका ग्लास रखा हो या बुक रखी हो, ठीक है, या फिर मैं या स्क्रीन, या मैं या गेट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ये एक दूसरे के ऐसे खिंच क्यों नहीं गए, मतलब चिपक क्यों नहीं गए जैसे अर्थ से एप्पल चिपकता है? ये इस कारण, मास के कारण, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें फ्रेंड्स कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है मेरे और स्क्रीन के बीच में, ठीक है। जैसे अर्थ और मून के आपस में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें? ये हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ना है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिला है, वी हैव वन फॉर्मूला जिससे हम सारी चीजें, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, बहुत इजी, ठीक है।
मतलब हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस ये फॉर्मूला याद करना है। मैं अभी बताऊंगा आपको। फॉर्मूला याद करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपको यूनिट लगानी है, ऐसा यूनिट लगानी है, इसमें बहुत मार्क्स करते हैं। ऐसा यूनिट अच्छे से याद रखिएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आपसे ग्रेविटेशन में कोई नहीं जीत सकता, ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। समझ गए आप? अब फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला अपॉन, अब फॉर्मूला देखते हैं हम। फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो हमें न्यूटन बाबा ने दिया हुआ है। कांस्टेंट क्या होता है ग्रेविटेशन का? मीन्स कौन सा कांस्टेंट हमें लगाना होता है? ग्रेविटेशन का कांस्टेंट होता है जो हमें लगाना होता है, उसकी वैल्यू भी हम अभी आगे देखेंगे। अभी आप फॉर्मूला देखिए। तो ग्रेविटेशन इनटू मास इनटू स्मॉल मास, मतलब स्मॉल मास मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो इसे हम एम और स्मॉल एम लिखते हैं। तो ठीक है, ग्रेविटेशन इनटू एम इनटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं हम, हमें नहीं पता क्यों लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, ये हमें बताया गया, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? क्या बना? फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, अब जैसे एक तो हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल नहीं बनता, और बनता तो भाई आधा आधा घंटे में करते हैं वो लोग। आधा एक घंटे में एक प्रॉब्लम सॉल्व करी तो भाई खाक पेपर सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कैसे कैलकुलेशन को इजी करते हैं। हम पूरा कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है मून और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ, क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है मून और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो इसको हम इजीली निकालते हैं। फ्रेंड्स क्या करना है? फॉर्मूला लिखा, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करी। आप कैसी वैल्यू पुट करी? मुझे वैल्यू तो अभी याद नहीं है भाई। हाँ, हमें ग्रेविटेशन की वैल्यू बतानी थी, जो मैं ग्रेविटेशन की वैल्यू बता देता हूं आपको। ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये होती है हमारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए। जहां आपको याद रहे वहां आप अच्छे से याद कर लीजिए। जहां आपको आप डेली देखते हो उधर लिख लीजिए भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, फॉर्मूला, और ऐसा यूनिट भी मैं अभी बताऊंगा, तो ऐसा यूनिट, ये सारी चीजें आप याद रख लीजिए, ये बहुत काम आएंगे अभी आपके। ठीक है, यही है चैप्टर ही यही है। ठीक है, फॉर्मूला बस याद कर लो, आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि फिजिक्स पूरी इक्वेशंस में आएगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया क्या करना है। अब अपन को यहाँ पे आपकी बुक खोलिए आप, आपको फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू आपको क्या करना है? मास ऑफ अर्थ, जो भी अर्थ का आपको मास दिया होगा वो आपको लिख देना है, फिर इंटू मास ऑफ मून। ठीक है, ये तीनों को इंटू में आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक डिस्टेंस दिया होगा, उस डिस्टेंस को लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना, मतलब ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना। ठीक है, इतना आपको करना है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इतना आपने किया। अब इसको इजी कैलकुलेशन कैसे करें? तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, जो आपको वैल्यू दिख रही है फ्रेंड्स, वैल्यू जो है जैसे 6.67, यहाँ पे और भी वैल्यू होगी, शायद 6 है या फिर उसके बाद 7.4, कुछ ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो इन सबको अलग कर लीजिए, और जो 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 22 और 10 टू द पावर 24 है, इसको आप अलग करना, इंटू ही है, बस अलग लिख लीजिए, तो इससे इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये जो नीचे डिस्टेंस दिया है 3 पॉइंट ऐसा कुछ डिस्टेंस है फ्रेंड्स, तो उसको दोनों को इंटू कर लीजिए, और जो यहाँ पे अलग से 10 टू दी पावर वाला है उसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा इनसे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 10 टू दी पावर, फिर सारी वैल्यूज को आपको इंटू कर लेना है, फिर इससे माइनस कर देना है। उसके बाद इसकी जो इंटू में और इसको इंटू में, आपका जो भी आंसर आएगा अराउंड 2 पॉइंट कुछ आता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने थोड़ी आसानी से इसको सीख लिया है, और आपको ना समझ में आए तो आप बताइए कमेंट्स में, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा इक्वेशंस में। ठीक है,
तो अभी तो आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर करना है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? आगे एक फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बोल रहा हूँ, चैप्टर तो चल ही रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसका नाम है फ्री फॉल। फ्रेंड्स फ्री फॉल, अब फ्री फॉल क्या होता है, इसमें क्या झोल है, ये भी हम देख लेते हैं। फ्री फॉल क्या है फ्रेंड्स? फ्री फॉल, आवर टॉपिक फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ऐसे ही आपको बताता हूं। ठीक है, अब जैसे आप ये देखिए, बॉक्स है, खाली बॉक्स। ठीक है, इसको अगर हम एक सर्टेन हाइट से फेंकें, सर्टेन हाइट से हमने इसको फेंका फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसमें तो बहुत सारे फोर्स लगे। तो अगर फ्रेंड्स जो मैंने ऐसे बॉक्स फेंका फ्रेंड्स, ये बॉक्स मैंने फेंका, तो अगर इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो इसे हम फ्री फॉल कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फ्री फॉल। कोई भी चीज को सर्टेन हाइट से हम फेंकें, कोई भी चीज को सर्टेन हाइट से हम फेंकें, और अगर उसमें और कोई फोर्स ना लगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फ्री फॉल। अब इसको डेफिनेशन में कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन इज कॉल्ड द फ्री फॉल। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको डेफिनेशन में भी वही बताया जो मैंने आपको आगे बताया। क्या बताया था मैंने आगे? कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्टेन हाइट से फेंके और उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री फॉल। ठीक है, एक फ्री फॉल, फ्री मतलब फ्री और फॉल मीन्स किसी भी चीज का गिरना। ठीक है, फ्री फॉल। तो हमने फ्री फॉल को समझ लिया, ये बहुत इजी, आप समझ रहे होंगे कितना फालतू चीज है भाई, ऐसा होता नहीं है। अर्थ से किसी चीज को फेंकेंगे तो फ्री फॉल कराना, पर ऐसा जल्दी अपने यहाँ पे अपन प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, तो फ्री फॉल पर आता जरूर है फ्रेंड्स, भला इंपॉर्टेंट मतलब इजी है, पर फ्री फॉल आता जरूर है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें आगे पढ़ना है मास और वेट के बारे में। किसके बारे में? मास और वेट। भाई मास और वेट तो सेम होता है सेम। आपने भी पढ़ा होगा, मास और वेट तो सेम होता है, मतलब हम ऐसे मास को ही वेट कहते हैं, वेट को ही मास कहते हैं। तो इसके बारे में क्या पढ़ना भाई? सेम चीज है? नहीं फ्रेंड्स, अभी तक हमें सेम लग रहा था, पर अब हम थोड़ी थोड़ी चीजें जिसके बारे में जानेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पता चल जाएगा। है टोटली थोड़ी बहुत सेम ही, पर थोड़ी बहुत इसमें अंतर है, और जो कि बहुत अंतर है। ठीक है, अब मास और वेट दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें डेफिनेशन में मत जाइएगा, ये थ्योरी टाइप की है जिसे आपको देखना है। मतलब आपको एक ऐसी चीज जाननी है कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है या नहीं होता है, तो ये देखा। अब फ्रेंड्स मास और वेट में अंतर क्या होता है, सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे फिर वो हम अर्थ में हो, चाहे फिर वो हम मून में हो, या फिर कहीं और हो, या फिर और भी कहीं और हो, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, पर वेट चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। अब मास तो मैंने आपको बता दिया कि इट डज नॉट चेंज इन एनी प्लेस। ठीक है, वेट, भाई मास चेंज नहीं होता तो वेट चेंज होता है। अब वेट क्या है, क्यों चेंज होता है, ये हमें देखना है फ्रेंड्स। वेट क्या होता है पता है आपको? वेट हमारे हिसाब से तो वेट क्या भाई, जितना हम खाते पीते हैं, जितनी हमारी हड्डी है, उन सबका टोटल मिला के हमारा वजन नप जाता है। जो कि हमारे पास वेटिंग मशीन आती है, कांटा जैसा रहता, तो वो बता देता 60 किलो के हैं, 100 किलो, 200 किलो की, 1 टन के हैं हम, या फिर 30 किलो के हैं, कोपो से 25 किलो के हैं, ऐसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही सब हमें देखना है। अब वेट क्या है, इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। क्या? डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको एक ही चीज बता दूं, वेट कभी भी चेंज हो सकता है, चाहे हम मून में हो, मून में हमारा वेट कुछ और होगा, अर्थ में कुछ और होगा। जैसे मैं अर्थ में हूं तो मेरा वजन 30 किलो है, और मैं मून में जाऊंगा तो मेरा वजन 5 किलो हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे मैंने बताया ये भी आपको आगे देखना। वीडियो क्लोज मत करिए, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. फ्रेंड्स मतलब वेट मीन्स क्या होता है? वेट हमारा हर जगह चेंज हो सकता है। मीन्स हम मून में हमारा वेट कुछ और होगा तो अर्थ में कुछ और होगा। ठीक है, और ये वेट होता कैसे है? तो फ्रेंड्स
वेट जिस फोर्स से हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वही हमारा वेट होगा। जिस फोर्स से हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर वही हमारा वेट होगा। यही डेफिनेशन में दिया है, आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन आपकी काम आएगी। मास और वेट में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि मैंने मास और वेट का आपको बता दिया। अब हम आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे एसआई यूनिट देखनी थी फ्रेंड्स, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, मुझे पहले ही बता देना चाहिए, पर एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन हमने नहीं देखी तो हम वो देख लेते हैं। ओके, तो हमारी एसआई यूनिट है एनएम स्क्वायर केजी माइनस 2। फ्रेंड्स न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस 2 ये हमारी एसआई यूनिट है। ये लगाना मत भूलिए, इसको याद रख लीजिए। फॉर्मूला, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन और ऐसा यूनिट, ये आपको याद रखनी फ्रेंड्स, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। ऐसा यूनिट तो बहुत जरूरी है, इसमें आपके बहुत मार्क्स कटेंगे, 1-2 नंबर आपके टीचर इसी चीज में ले जाएगा कि ऐसा यूनिट नहीं लिखी भाई, 1 नंबर काट लो उसका, ठीक है। फिर आपको बाद में लगेगा मैम आंसर सही है भाई, फिर आपने मार्क्स क्यों कटा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा यूनिट आप याद रखे रहेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 ये हमारी एसआई यूनिट है। और ये एसआई यूनिट हमें दी है, ये भी 1 नंबर में आता है, याद रखिएगा, हेनरी कैनवेंडिस ने, ठीक है, हेनरी कैनवेंडिस ने हमें ये एसआई यूनिट बताई है। अपनी बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इन्हें मेहनत करके, जैसे हम कह सकते हैं मेहनत करके इन्हें ऐसा यूनिट निकाली और हमें बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ये हमें लगानी पड़ेगी। जैसे ग्रेविटेशनल हम निकालेंगे ना कि मेरा और गेट का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो इसमें ये काम आएगी, ऐसा यूनिट बाद में लगानी पड़ेगी, समझ गए आप। तो हमने ऐसा यूनिट देख लिया और मास और वेट में अंतर क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हमें फ्रेंड्स पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि मून में हमारा मास क्या होगा और अर्थ में हमारा मास क्या होगा, ये हम कैसे निकालें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। आप तैयार है ना? देखिए मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है आपको, कोई भी चीज बोरिंग मत लीजिएगा, मजा आना चाहिए आपको, ठीक है। तैयार है ना आप? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा आपको। फिर पता है आप क्या करेंगे, भाई तेरा वेट क्या है, अच्छा तो इसको भाई 6 से डिवाइड करो और तेरा मून में वेट इतना होगा, आप सबसे यही बोलेंगे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा। हमारा मून में वेट क्या होगा, मून वेट क्या होगा हमारा, हमको 1/6 करना है, ठीक है। 1/6 मीन्स 1 की बल्दी अपना वेट लिखना है। वेट मेरा कितना 30 केजी मेरा वेट है, तो मैंने 30 केजी लिख दिया, 30 केजी अपॉन 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, होता है ना, होता है ना, होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अपना वेट लिखना है, आपका वेट है 50 किलो, तो 50/6 डिवाइड करिए आंसर, 60 किलो है, 60/6 डिवाइड करिए आंसर, समझ गए। 1/6 वेट ऑफ ह्यूमन या फिर ऑब्जेक्ट एंड अपॉन 6, ठीक है। ये आप करेंगे, आपके पास आपका वेट आ जाएगा मून में। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं कि अपना वेटिंग मशीन ले जाके मून में ना अपना, नहीं ना, आपको सिर्फ 1/6 करना है और आपका आंसर, ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स, हमने मास और वेट में अंदर देख लिया, मून में हमारा वेट क्या होगा हमने ये देख लिया। तो अब बचा क्या भाई, बहुत कुछ बचा है अभी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स, जैसे कि थ्रस्ट और प्रेशर। इसके बाद हमें अभी यही पढ़ना है, थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रस्ट और प्रेशर, शायद प्रेशर तो आपने सुना होगा, थ्रस्ट आप पहली बार सुने होंगे मेरे हिसाब से, सुना हो भाई आप जीनियस, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद हमें बोयेंसी पढ़ना है, बोयेंसी में तो भाई इतना मजा आएगा मैं क्या बताऊं, बहुत इजी रहता है, ठीक है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है अपन को, ठीक है। फिर थोड़ा सा वो देखना है रिलेटिव डेंसिटी, बस फिर छुट्टी, ठीक है। फिर आप जाओ अपना घूमो घामो, आपकी एज स्टडी की ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना था, यस, थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं, बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारी फोर्स, सॉरी, थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। वेरी इजी, वेरी इजी, इजी इजी, ठीक है। क्या फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, वो अगर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है उसमें, तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। कैसे,
नहीं पहले पढ़ा ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे करना भाई, मतलब है क्या ये। तो जैसे मैं अभी इमेज छोड़ता हूं, आपको एक चीज बताइए। आपने या जो स्कूल का कैप्टन होगा, हाउस कैप्टन होगा, उस नोटिस बोर्ड में, आपका नोटिस बोर्ड होगा एकदम वो फॉर्म से बना होता है, जो नोटिस बोर्ड ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, अलग अलग कलर के लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें नोटिस चिपकाते हैं, पेज चिपकाते हैं। नोटिस बोर्ड है, इसमें अपन ऐसे पेज चिपकाते हैं, ऐसे नोटिस बोर्ड में पेज चिपकाते हैं। तो किससे चिपकाते हैं भाई? फेविकॉल से नहीं चिपकाते ना, पिन से चिपकाते हैं। पिन में कैसा रहता है फ्रेंड्स? आगे से एकदम नुकीला, पेड़ बिल्कुल नुकीला, जैसे तुरंत घुस जाए, ठीक है। उसमें क्या रहता है? एरिया कम लगता है और प्रेशर ज्यादा लगता है। अब आप समझिएगा, यही मैंने आपको बताया। अब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखिए जैसे ये है बोर्ड, नोटिस बोर्ड, इसमें मैं ऐसे पेन अगर लगाऊं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बना रहा है ना ये देखिए, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी को हम कहते हैं थ्रस्ट। अगर एरिया कम लग रहा है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने थ्रस्ट अभी ये देखा। अब आप एक चीज बताइए, आप कभी सोचते होंगे रेगिस्तान में कैमल दौड़ कैसे लेते? फ्रेंड्स हम क्यों नहीं दौड़ पाते? और फ्रेंड्स जैसे आप कोशिश करेंगे रेगिस्तान में चलने की, तो आपका जो पैर है फ्रेंड्स वो जमीन पे गप जाएगा, फिर आपको उठाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। पर अगर उसी सैंड में आप लेट जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप धंसेंगे नहीं, जैसे आपका पैर धंस जाता है। क्यों भाई? पैर और लेट तो हम ही रहे हैं, मतलब पैर हम ही रख रहे हैं और लेट भी हम ही रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम पैर रखते हैं तो प्रेशर तो ज्यादा लगता ही है, साथ में एरिया कम रहता है, तो इसे हम थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। और जब हम लेट जाते हैं तो एरिया ज्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। दैट्स वाई हम लेटने में धंसते नहीं है, और ऐसे जैसे अपन पैर रखेंगे तो धंस जाएंगे फ्रेंड्स। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसे ही आप ये दो बॉक्स की इमेज देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इन दो बॉक्स में कैसा है कि इसमें फ्रेंड्स इसका एरिया दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है तो उसकी ब्रेथ ज्यादा है, उसकी ब्रेथ ज्यादा है तो उसकी लेंथ ज्यादा है, यही सब है। पर फ्रेंड्स हम इन दोनों को सेंड में रखेंगे तो ये जो पतला वाला है ये गप जाएगा, और ये जो लंबा वाला है ये नहीं धंसेगा। समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे हैं दोस्तों? हाउ द जोश, ठीक है। ये आई एम जोकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये सब समझ गए कि थ्रस्ट क्या है। अब प्रेशर क्या, हम ये देख लेते हैं। व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट हमने देख लिया, प्रेशर नीचे देख लेते हैं। प्रेशर, आवर टॉपिक इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कैसी डेफिनेशन है, तो कोई डेफिनेशन टाइप की नहीं आप लीजिए इसे। मैं आपको क्या बताऊं, थ्रस्ट परपेंडिकुलर रहता है किसके? ऑब्जेक्ट के, ठीक है। थ्रस्ट में अपन का परपेंडिकुलर बनता है, इसमें एरिया बिल्कुल कम होता है, तभी वो घुस जाती है जल्दी, ने पिछले पैडी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रेशर क्या होता है, हम कितना प्रेशर उसमें लगा रहे हैं फ्रेंड्स, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वही हमारा ये होता है, ठीक है। अब इसको हम निकाल भी सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज हियर। तो कौन सा फॉर्मूला है? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया फ्रेंड्स। प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट और एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा कि कितना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट में लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर निकालने का, कि भाई मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूं उसमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर पेन घुसेड़ना चाहूँ तो कितने प्रेशर से मैं इसमें पेन घुसेड़ रहा हूँ, वो हमारा निकल जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया से। समझ गए आप बात? समझ गए आप बात? सो तो नहीं रहना भाई, थोड़ी सी बोरिंग चीज है पर कोई बात नहीं। थ्रस्ट और प्रेशर अब आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन देखिए एक बार दोनों की, देख ली तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ जाइए। थ्रस्ट और प्रेशर में यही अंतर होता है सिर्फ, ठीक है। अब फ्रेंड्स एसआई यूनिट भी जरूरी है, जब फॉर्मूला निकालेंगे उसके बाद एसआई यूनिट तो लगानी पड़ेगी, तो एसआई यूनिट भी जरूरी है। तो व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर -2 मीन्स न्यूटन मीटर और ऊपर -2, ठीक है। समझ गए ना आप? ये न्यूटन मीटर
-2। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो आपको फॉर्मूला सॉल्व करना है, उसके बाद न्यूटन मीटर -2 लगा देना है। ठीक है, तो यही था इसमें। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ने के बाद हमें बोयंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बोयंसी। तो हम बोयंसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं बोयंसी के बारे में। ठीक है, हमने थ्रस्ट और प्रेशर को अच्छे से पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लिया, पर आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ थ्रस्ट और प्रेशर को पढ़ते पढ़ते। अब फ्रेंड्स बोयंसी, बोयंसी तो इतना मजेदार है क्या बताऊं। और मैंने सुना है ऐसा, मुझे पता नहीं अच्छे से, कि गवर्नमेंट के द्वारा बोयंसी टॉपिक हटा दिया गया है। पर फ्रेंड्स बोयंसी भला ही हटा दिया हो, पर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हटाइए मत दिमाग से, याद रखिएगा। बोयंसी मीन्स फ्रेंड्स आप कैसे स्विम कर, अगर आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो और नहीं गए हो तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप स्विमिंग पूल में गए होगे, अगर स्विम करते होगे फ्रेंड्स, तो आपको एक अपवर्ड फोर्स सा लग रहा होगा, जो वाटर लगाता है फ्रेंड्स, अपवर्ड फोर्स, वो आपको फील होता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो अगर आपने नहीं किया हो तो मैं एक चीज आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग, जो आप डेली करते हो, उससे आपको बोयंसी अच्छे से समझ में आएगी। आप जब नहाने जाते होगे फ्रेंड्स, तो बाल्टी में आप बकेट में पानी भरा पानी है। ठीक है, फिर जब हम अपना डिब्बा डालते हैं उसमें और फिर ऐसे नहाते हैं ना, ऐसे डिब्बा डाल के भर भर भर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप डिब्बा अंदर डालते होगे तो आपको एक अपवर्ड फील, मतलब अपवर्ड फोर्स फील होता होगा। डिब्बा ऊपर अपन को फोर्स लगाता है, फिर भी अपन ऐसे डाल के, अब अपने पास हाथ में तो भाई ज्यादा पावर है तो अपन ऐसे डाल के, पर अपवर्ड फोर्स आपको फील होता होगा। नहीं अगर आपने नोटिस किया तो अब भी जाइए, अब भी फील करिए, हाँ पॉज करके वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं 101% आपको पता चलेगा, ये फील होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, यही होता है बोयंसी। क्या होता है? वाटर अपवर्ड फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट में फ्रेंड्स, वाटर जो है ऑब्जेक्ट में अपवर्ड फोर्स लगाती है, उसी को हम बोयंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए डायग्राम देखिए, बाद में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक जो बॉल है वो एकदम नीचे डूब गई है, और एक जो बॉल है वो ऊपर है पानी के, आधी डूबी हुई है। इसमें क्या अंतर है फ्रेंड्स? एक डूब गई एक नहीं। इसमें क्या फ्रेंड्स है, देखिए ये जो पहली वाली बॉल है इसका वजन कम है, इसके वजन से ज्यादा फोर्स लगा रहा है वाटर, इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट्स वाई ये नीचे नहीं जा पा रही। और इसका वजन ज्यादा है, ये अपवर्ड फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो ये नीचे चली गई फ्रेंड्स। समझ गए आप? यही है क्या, ये बोयंसी है। तो आप ये समझ जाइए, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, बोयंसी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज ट्राई करिएगा, आपके घर में खील, या जिसे हम नेल कहते हैं ना, खील दीवार में ठोकने वाली, वो खील आपके घर में होगी, आप उसको ग्लास में डालेंगे ना तो वो डूब जाएगी। आयरन की खील है, स्टील की खील हो, जिसकी भी हो फ्रेंड्स, उसी की बोट बनी होते हैं, शेप, बड़ी बड़ी शेप, और वो पानी में तैरती हो, डूबती नहीं है। क्यों? उनका एरिया ज्यादा रहता है फ्रेंड्स, वाटर उनमें अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और उनका वेट इतना नहीं है कि वो अपवर्ड फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा पाए, इसलिए वो डूब नहीं रही फ्रेंड्स। समझ गए? बहुत एग्जांपल दे दिए ना मैंने। अब फ्रेंड्स आप बोयंसी की डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बोयंसी वैसे भी आपको क्लियर हो गई, क्या है बोयंसी? वाटर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, उसी को हम बोयंसी कहते हैं। समझ गए? बोयंसी की डेफिनेशन, बोयंसी की डेफिनेशन देख लीजिए आप, force exerted by the water on the body is known as the buoyancy। फ्रेंड्स कोई भी फोर्स, जैसे वाटर फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है किसमें? बॉडी में, उसे ही हम बोयंसी कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया, तो अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जांपल्स भी बहुत सारे दे दिए, और ये डेफिनेशन हो गई आपकी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉडी इज नोन एज बोयंसी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमें बोयंसी के बारे में ही बताता है, बस उसके कुछ लॉज बताता है, बोयंसी कैसे काम करती है, और उसमें ऐसे क्या क्या लॉज है वो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएंगे। मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लॉज पढ़ने हैं, और ये आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। फ्रेंड्स इसमें क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आधा या पूरा डूबा हुआ हो अगर पानी में, तो एक अपवर्ड फोर्स फील करेगा। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने हमें बताया कि वो अपवर्ड फोर्स एक फील करेगा फ्रेंड्स, जो अपवर्ड फोर्स
किसके द्वारा लगाया गया है? वाटर के द्वारा, ठीक है। और अगर हमारा वेट कम होगा तो हम तो डूब जाएंगे वाटर में, पर अगर ज्यादा होगा तो हम डूब जाएंगे, और अगर कम होगा तो वो हमें ऊपर ही तैराता रहेगा। जैसे फ्रेंड्स, आपने वाटर पार्क में कभी ट्यूब देखे होंगे, वो गोल गोल ट्यूब, ठीक है। वो डूबते नहीं है, उसे पकड़ के आदमी स्विमिंग करना सीखता है। तो फ्रेंड्स वो क्यों नहीं डूबते? क्योंकि इनका वजन ही बिल्कुल नहीं होता, उनमें एयर भरी रहती है फ्रेंड्स, इसलिए वो तैरते रहते हैं, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे यही कहता है। अब आप ये एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं? एक बॉल डूब गई है, एक बॉल नहीं डूबी है। जो डूब गई है फ्रेंड्स, उसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जितना फोर्स अपवर्ड फोर्स लग रहा है वाटर में, उससे ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसका वेट, इसलिए वो नीचे डूब गई। और जिसका हल्का वजन है वो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड फोर्स, तो उससे ज्यादा फोर्स वो नहीं लगा रहा है, इसलिए वो ऊपर ही तैर रहा है। फ्रेंड्स समझ गए आप? तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स हमारा मेनली तो चैप्टर खत्म हो गया है, पर रिलेटिव डेंसिटी है जिसके हमें सिर्फ वो देखना फ्रेंड्स, फॉर्मूला, बाकी उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जैसे पहले के जो राजा महाराजा थे, वो जैसे अपना हार को पॉलिश करने देते थे, जो चेन वेन रहती थी, ठीक है। तो उसमें जो पहले के कारीगर रहते थे, वो घपला कर देते थे चेन से, मतलब थोड़ी सी चेन मसक ली, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको नापने के लिए क्या रहता है, हमें वाटर की डेंसिटी नापनी है, और जो हमारा सब्सटेंस जैसे गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, उसकी डेंसिटी। और फ्रेंड्स दोनों की डेंसिटी को हमें फॉर्मूला में रख के हमें पता चल जाएगा कि इसमें घपला है या नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम रिलेटिव डेंसिटी की सिर्फ वो देख लेते फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमें इक्वल्स टू में अपन को सब्सटेंस की डेंसिटी और अपॉन में डिवाइड में अपन को वाटर की डेंसिटी रखनी है, और हमारी रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी किसमें घपला है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स आपको मैं पक्का बता सकता हूँ बहुत मजा आया होगा, ठीक है। मजा आया होगा यार, मुझे भी बहुत मजा आया बनाने में वीडियो। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए हमारी वीडियो को। और फ्रेंड्स कमेंट्स लिखिए क्या आप और कोई चैप्टर में चाहते हैं, साइंस के और मैथ्स के या फिर इंग्लिश के 9th क्लास में, ठीक है। और फ्रेंड्स शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें मेरी वीडियोस का वो भी मजा ले सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में, और शायद मैं इसके बाद अब चैप्टर बनाने वाला हूँ 11 चैप्टर, ठीक है। 10th के बाद 11 चैप्टर मैं बनाऊंगा इसका, जिसमें शायद वर्क एंड एनर्जी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी वो भी अच्छा चैप्टर है, तो वो भी आप जरूर पढ़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तो आपके पास अपने आप आ जाएगा, और बेल आइकन में क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।